ठीक है, कोगुलेटिंग पावर और फ्लोक्यूलेशन वैल्यू के बारे में मैंने पिछला रब कर दिया। हाँ, वो मैं आपको बता रही थी, सॉरी, अगर पॉजिटिवली चार्ज सोल हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल फेरिक हाइड्रोक्साइड, तो फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल के लिए हम जो इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे वो कौन कौन से हो सकते हैं? सोडियम क्लोराइड, फॉर एग्जांपल सोडियम सल्फेट, ठीक है, सोडियम फॉस्फेट एक्सेट्रा। और एक और हो सकता है जिसको हम ये सोडियम साइनोफेरेट भी हो सकता है, ठीक है, फेरिसाइनाइड भी इसको बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास Na4, राइट, ठीक है। तो अब अगर हम ये फेरिक हाइड्रोक्साइड वाला जो सोल है ये पॉजिटिवली चार्ज सोल है, तो नेचुरली इसको प्रेसिपिटेट करने के लिए हमने जो इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने हैं उसका नेगेटिव आयन जो है इसको प्रेसिपिटेट करेगा। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड में से क्लोराइड, सोडियम सल्फेट में से सल्फेट, फॉस्फेट में से फॉस्फेट, और ये जो है पूरा ये कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इसके ऊपर 4 नेगेटिव चार्ज है, साइनोफेरेट, ठीक है। तो बिल्कुल सेम उसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे जो मैंने आपको नेगेटिव सोल के लिए बताया था, कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि इनमें से किसकी कोगुलेटिंग पावर ज्यादा होगी? इनमें से किसकी कोगुलेटिंग पावर सबसे ज्यादा होगी? मैम सोडियम फेरिसाइनाइड। हाँ, इसकी, क्योंकि इसका नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा है। तो आपने हार्डी-शुल्ज रूल याद रखना है, ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ आयन, हायर इज द कोगुलेशन एंड हायर विल बी द कोगुलेटिंग पावर ऑफ दैट आयन। जितनी उसकी वैलेंसी ज्यादा उतनी उसकी कोगुलेटिंग पावर ज्यादा, उतनी उसकी फ्लोक्यूलेशन वैल्यू कम, बिकॉज कोगुलेटिंग पावर एंड फ्लोक्यूलेशन वैल्यू आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो अगर हमने इसको एक ऑर्डर में लिखना हो तो क्लोराइड की सबसे कम है कोगुलेटिंग पावर, देन सल्फेट, देन फॉस्फेट, और सबसे ज्यादा है साइनोफेरेट की, ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स आयन की, राइट। तो इसकी सबसे ज्यादा होगी, राइट, ठीक है, क्योंकि इसकी वैलेंसी सबसे ज्यादा है, राइट। सो हार्डी-शुल्ज रूल जरूर आपने याद रखना है। सो हार्डी-शुल्ज रूल कहता है पहली बात कि कोगुलेशन या फ्लोक्यूलेशन किसी कोलॉइडल सोल की होती है विद ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन। अगर कोलॉइडल सोल पॉजिटिव है तो नेगेटिवली चार्ज आयन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट के साथ उसकी कोगुलेशन होगी, अगर वो नेगेटिवली चार्ज है तो पॉजिटिवली चार्ज आयन के साथ उसकी कोगुलेशन होगी। समझ में आया? ठीक है, राइट। और दूसरा उसका हार्डी-शुल्ज रूल है कि ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ आयन, ग्रेटर विल बी द या हायर विल बी द कोगुलेशन, राइट, और उतनी उसकी आयन की कोगुलेटिंग पावर ज्यादा लेकिन फ्लोक्यूलेशन वैल्यू कम, राइट, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना है आपने, राइट। उसके बाद हम आगे चलते हैं। इसी तरह से आप कोगुलेशन पावर ये जो है ये निकाल भी सकते हो, अगर आपको इसकी वैल्यूज दी हो तो कोगुलेटिंग पावर आप ऐसे इसका फॉर्मूला लिख सकते हो, कोगुलेटिंग पावर ऑफ वन इलेक्ट्रोलाइट फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम क्लोराइड डिवाइडेड बाय कोगुलेटिंग पावर ऑफ सोडियम क्लोराइड। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने पिछले आपको बताया था नेगेटिव सोल के इलेक्ट्रोलाइट्स जब मैंने आपको बताए थे, इट इज इक्वल टू the coagulation value या flocculation value, it means one and the same thing, of sodium chloride, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कोगुलेटिंग पावर अगर एक के नीचे है तो फ्लोक्यूलेशन वैल्यू ऊपर होगी, अगर कोगुलेटिंग पावर एक के ऊपर है तो फ्लोक्यूलेशन वैल्यू नीचे होगी, डिवाइडेड बाय कोगुलेटिंग वैल्यू या फ्लोक्यूलेशन वैल्यू ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो अगर आपको इनकी वैल्यूज पता है तो आप इसकी वैल्यूज पुट करके उसका निकाल सकते हैं कि कितने टाइम है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे इसका दे रखा है सोडियम क्लोराइड का होता है कोगुलेशन वैल्यू 52, जबकि एल्यूमिनियम क्लोराइड की है 0.093। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे इट कम्स आउट टू बी 559। दैट मीन्स एल्यूमिनियम क्लोराइड इज 559 टाइम्स, इट हैज मोर कोगुलेटिंग पावर देन सोडियम क्लोराइड। इज इट ओके? इतना पता लग गया? मैं आगे चलूं? यस मैम। ठीक है।
अब है ये जो कोगुलेशन है या फ्लोक्यूलेशन है, ये कौन कौन से तरीके से हम कोलॉइडल सोल की फ्लोक्यूलेशन या कोगुलेशन कर सकते हैं। तो पहला बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, वी हैव ऑलरेडी डन इलेक्ट्रोफोरेसिस। यू शेप्ड ट्यूब में कोलॉइडल सोल ले लिया, इलेक्ट्रिक करंट लगा दिया, इलेक्ट्रोड्स लगा के, तो कोलॉइडल सोल के जो पार्टिकल्स हैं ऑपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे। इस तरीके से हम उसकी कोगुलेशन कर सकते हैं, डिस्पर्शन मीडियम से अलग हो जाएंगे। ठीक है। दूसरा है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बाय म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन। म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या है कि अगर एक हमारे पास पॉजिटिव सोल है, उसको हम नेगेटिव सोल के साथ मिक्स कर दें। पॉजिटिव कोलॉइडल सोल ले लिया, नेगेटिव कोलॉइडल सोल ले लिया, दोनों को मिक्स कर दिया। ठीक है। तो एक कोलॉइडल सोल के पार्टिकल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक कोलॉइडल सोल के पार्टिकल्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो नेचुरली क्या होगा, राइट, दोनों ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स हो गए, राइट। तो वो क्या करेंगे, उनमें हो जाएगी अट्रैक्शन, और अट्रैक्शन होएगी तो वो पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। इसको कहते हैं म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आर्सेनिक सल्फाइड सोल इज मिक्स्ड विद फेरिक हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल जो है पॉजिटिव सोल है, आर्सेनिक सल्फाइड का सोल जो है वो नेगेटिव सोल है। अगर आप इन दोनों को मिक्स कर दोगे तो प्रेसिपिटेशन हो जाएगी, ये कोलॉइडल सोल में नहीं रहेंगे, म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन होगी। और इसके ऊपर एक क्वेश्चन +2 के बोर्ड के एग्जाम में आया था 2-3 साल पहले, व्हाट हैपेंस व्हेन वी मिक्स आर्सेनिक सल्फाइड सोल विद फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल। सो उसमें आपने यही बताना था, ठीक है, कि इसमें हो गई है म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन, बिकॉज आर्सेनिक सल्फाइड सोल इज नेगेटिवली चार्ज सोल, वेयर एज फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल इज पॉजिटिवली चार्ज सोल। सो उसके पार्टिकल्स जो है ऑपोजिटली चार्ज हैं, सो नेचुरली उनकी जो नेचुरली दोनों के ऊपर जो चार्ज है वो कैंसल आउट हो जाएगा एंड द पार्टिकल्स विल सेटल डाउन। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस तरह से वो कोई भी आपको एग्जांपल पूछ सकता है, ठीक है, कोई भी वो नेगेटिव सोल ले ले और कोई भी पॉजिटिव सोल का एग्जांपल लेके वो कह दे कि ये दोनों को अगर मिक्स करें तो व्हाट हैपेंस। सो यू हैव टू थिंक, ये रीजनिंग वाले क्वेश्चंस हैं। उसके बाद है बाय परसिस्टेंट डायलिसिस। परसिस्टेंट डायलिसिस का मतलब है अगर हम ज्यादा देर तक, डायलिसिस बताया था मैंने कल आपको, कल बताया था, यस मैम, है ना। डायलिसिस में हम क्या करते हैं, हमने कोलॉइडल सोल लिया एक पार्चमेंट बैग में या सेलोफेन बैग में, और उसको हमने डिस्टिल वाटर में सस्पेंड कर दिया और थोड़ी देर के लिए रख दिया, चाहे ओवरनाइट के लिए रख दिया। तो धीरे धीरे उसमें से जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं या जो इम्प्योरिटीज हैं वो डिफ्यूज आउट हो जाती हैं इनटू दी वाटर, और कोलॉइडल सोल पीछे, प्योर कोलॉइडल पार्टिकल्स जो हैं वो पीछे रह जाते हैं। कोलॉइडल सोल प्योर फॉर्म में अवेलेबल होता है। लेकिन अगर हम उसको ज्यादा देर तक छोड़ देंगे तो क्या होगा, अगर परसिस्टेंट डायलिसिस होगी, यानी अगर उसमें से बहुत सारा ही इलेक्ट्रोलाइट बाहर निकल गया तो नेचुरली वो क्या होगा, वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। ठीक है। तो अगर बहुत देर तक आप डायलिसिस कर रहे हो फॉर अ लॉन्गर टाइम तो नेचुरली उसकी प्रेसिपिटेशन हो जाएगी। सो फॉर बाय परसिस्टेंट डायलिसिस फॉर लॉन्गर टाइम ऑफ, अगर आपने डायलिसिस उसकी छोड़ दी है करने के लिए, राइट, तो उसकी प्रेसिपिटेशन हो जाएगी, राइट। देन लास्ट पॉइंट इज बाय हीटिंग और कूलिंग। हीटिंग करने से या कूलिंग करने से भी प्रेसिपिटेशन हो जाती है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम फॉर एग्जांपल जैसे हीटिंग द सोल रिजल्ट्स इनटू कोगुलेशन, फॉर एग्जांपल कोगुलेशन ऑफ बटर। ठीक है, बटर हमारा कोलॉइडल सोल है, लेकिन अगर आप उसको गर्म करो तो क्या होगा, बताएगा कोई। अगर हम मक्खन को गर्म करें तो क्या होगा, घी बन जाता है। घी बन जाता है। और जब घी बनता है, आपने देखा है कभी मम्मी को रसोई में बनाते हुए? यस मैम, बहुत लोग घर में बनाते हैं, मैं खुद बनाती हूँ। ठीक है, पहले मलाई का मक्खन निकाल लेती हूँ, उसके बाद थोड़ा सा मक्खन रख लिया खाने के लिए, बाकी का घी बना देती हूँ। तो क्या करते हैं हम, जब मक्खन को हम हीट करते हैं तो वो मेल्ट होना शुरू होता है, और उसमें जो फैट, सॉल्युबल फैट है वो अलग होता है, और जो उसका, जिसको हम लस्सी सी कहते हैं, उसके पार्टिकल्स अलग होते हैं। ठीक है। तो कोगुलेशन होती है, पतीले में नीचे व्हाइट व्हाइट बच जाता है और ऊपर ऊपर घी होता है, तो सेपरेशन हो गई, राइट। इसी तरह से जब हम कूलिंग करते हैं किसी सब्सटेंस की तो भी कोगुलेशन हो सकती है, राइट। सो ये प्रोसेस है जिससे कि हीटिंग और कूलिंग से आप ये कर सकते हो,
कोगुलेशन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद एक इसमें है पॉइंट जिसको हम कहते हैं सॉल्टिंग आउट, ठीक है। सॉल्टिंग आउट क्या होता है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि दो तरह के सोल होते हैं, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। जो लायोफोबिक सोल्स होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, यानी कि वो ज्यादा स्टेबल नहीं होते। अगर आप लायोफोबिक सोल्स को रखते हो तो वो इजीली कोगुलेट हो जाते हैं, ठीक है। उसमें हम स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डाल दें तो दे गेट कोगुलेटेड इजीली। सो ये जो प्रोसेस है ये इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल मतलब लायोफोबिक सोल अगर एक बार डिकम्पोज हो गए तो उसको वापस हम सोल में कन्वर्ट नहीं कर सकते, जबकि लायोफिलिक सोल्स जो हैं दे आर रिवर्सिबल। उनको हम दोबारा उसमें हम सॉल्वेंट डिस्पर्शन मीडियम को ऐड करके दोबारा उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्च का एग्जांपल दिया था, ठीक है। लेकिन जो लायोफिलिक सोल्स हैं वो इजीली प्रेसिपिटेट नहीं होते, ठीक है। सो दे रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। उसको डीकम्पोज, लायोफिलिक को डीकम्पोज करने के लिए या उसको सेपरेट करने के लिए या उसको प्रेसिपिटेट करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की जरूरत पड़ती है। तो ये जो प्रोसेस है ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑफ लायोफिलिक सोल्स इज कॉल्ड सॉल्टिंग आउट, दैट इज कॉल्ड सॉल्टिंग आउट। ये भी एक नंबर का क्वेश्चन बनता है, प्लीज अपनी कॉपीज पे लिख लो, ये आपका होमवर्क है। व्हाट इज सॉल्टिंग आउट, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑफ लायोफिलिक sols is called salting out to distinguish it from coagulation. I hope आपको समझ में आ रहा है। अगर हम लायोफोबिक सोल्स की प्रेसिपिटेशन करते हैं, उसको डिकम्पोज करते हैं, उसको कोगुलेट करते हैं, देन इट इज कॉल्ड कोगुलेशन। लेकिन अगर आप लायोफिलिक सोल्स की, ठीक है, प्रेसिपिटेशन करते हो, राइट, देन इट इज कॉल्ड सॉल्टिंग आउट, क्योंकि लायोफिलिक सोल्स के लिए आपको ज्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यूज करना पड़ता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सॉल्टिंग आउट, ठीक है। हाँ, अब इसमें भी एक डिस्टिंक्शन है कि जो लायोफोबिक सोल्स हैं उसकी जो कोगुलेशन होती है, ठीक है, उसमें जो कोगुलेशन होगी नेचुरली, जैसे नेगेटिव सोल है उसमें हमने इलेक्ट्रोलाइट डाला जिसका कि पॉजिटिव आयन उसको कोगुलेट करता है, राइट। तो उसमें न्यूट्रलाइजेशन हो जाती है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की, जिसकी वजह से कोलॉइडल पार्टिकल जो है दे विल गेट सेटल डाउन, राइट। लेकिन लायोफिलिक सोल्स में जब आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हो, बहुत सारा इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हो, तो उसमें न्यूट्रलाइजेशन नहीं होती, ठीक है। उसमें ये जो प्रेसिपिटेशन हो रही है जिसको हम सॉल्टिंग आउट कह रहे हैं, ठीक है, उसमें न्यूट्रलाइजेशन नहीं होती चार्जेस की। इट इज नॉट ड्यू टू न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्जेस बट ड्यू टू हाइड्रेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये लाइन लिख लीजिए। सो इट इज ड्यू टू हाइड्रेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ बुक में लिखा हुआ है वैसे, हाइड्रेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट added resulting into the dehydration of dispersed particles thereby causing their coagulation. I hope इतना समझ में आया, इतना पता लगा। Yes, ma'am. मैं कोई आपने पूछना है तो पूछ सकते हो, राइट। और इसमें एक सीरीज है सॉल्टिंग आउट की, यानी कि एबिलिटी टू रिमूव लायोफिलिक सब्सटेंसेस फ्रॉम कोलॉइडल सोल्स। तो ये इसको हम कहते हैं हॉफमिस्टर सीरीज, और ये है मैग्नीशियम सबसे ज्यादा, यानी मैग्नीशियम आयन सबसे ज्यादा सॉल्टिंग आउट करता है लायोफिलिक सोल्स की, देन कैल्शियम, देन स्ट्रोंशियम, देन बेरियम, ठीक है, देन सोडियम, देन पोटाशियम, रुबीडियम एंड सीजियम। सो ये आयंस हैं, ये सबसे ज्यादा सॉल्टिंग आउट करता है लायोफिलिक सोल्स की। और अगर नेगेटिव की बात करें तो सिट्रेट आयन, देन टार्ट्रेट, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं, देन सल्फेट, देन फॉस्फेट, राइट, देन एसीटेट, देन क्लोराइड, नाइट्रेट, ब्रोमाइड एंड सो ऑन, ठीक है। और इस सीरीज को हम कहते हैं बेटा हॉफमिस्टर सीरीज, हॉफमिस्टर सीरीज, ठीक है,
और जनरली इट इज ऑल्सो नोन एज लायोट्रोपिक सीरीज, लायोट्रोपिक सीरीज। तो ये भी 1-2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय हॉफमिस्टर सीरीज या व्हाट डू यू मीन बाय लायोट्रोपिक सीरीज? ठीक है, लेकिन ये सीरीज बहुत मतलब इट डज नॉट होल्ड गुड फॉर ऑल द आयंस, बट relative position इसकी आयंस की जो है they may change depending upon the colloid being precipitated। ठीक है, इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? आगे चलूं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. 33 स्टूडेंट्स थे इस क्लास में, सिर्फ 29 स्टूडेंट्स हैं, यानी कि 4 बच्चे सेकेंड पीरियड में नहीं आए हैं, तो उसकी एब्सेंट। आदित्य बेटा मुझे प्रेजेंट भेजा करो, एब्सेंट मत भेजा करो, ठीक है? राइट? Yes, ma'am. जो बच्चे प्रेजेंट है ना वो लिखा करो, क्योंकि एब्सेंट में हो सकता है आपको कोई ना पता लगा हो। राइट, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है प्रोटेक्टिव कोलॉइड एंड गोल्ड नंबर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोटेक्टिव कोलॉइड एंड गोल्ड नंबर। अब प्रोटेक्टिव कोलॉइड क्या होते हैं? मैं फिर से दोबारा से रिपीट कर रही हूं कि जो लायोफिलिक कोलॉइड्स होते हैं दे आर स्टेबल कोलॉइड्स। उनको महीनों भी रखोगे तो वो डिकम्पोज, प्रेसिपिटेट, कोगुलेट नहीं होते। लेकिन जो लायोफोबिक कोलॉइड्स हैं वो बहुत अनस्टेबल होते हैं। वो थोड़े टाइम के बाद या जरा सा आपने उसमें इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया तो वो कोगुलेट हो जाते हैं या प्रेसिपिटेट हो जाते हैं या फ्लोक्यूलेट हो जाते हैं। ठीक है, तो प्रोटेक्टिव कोलॉइड क्या होता है? प्रोटेक्टिव कोलॉइड लायोफिलिक कोलॉइड है। ये जब हम इसको लायोफोबिक कोलॉइड में स्मॉल अमाउंट में ऐड करते हैं तो ये लायोफोबिक कोलॉइड को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम प्रेसिपिटेटिंग। ठीक है, दैट इज नोन एज, दैट लायोफिलिक कोलॉइड इज नोन एज प्रोटेक्टिव कोलॉइड। सो प्रोटेक्टिव कोलॉइड इज लायोफिलिक कोलॉइड that when present in small quantities protects lyophobic colloids from precipitating under the coagulating action of electrolytes। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये लायोफोबिक कोलॉइड है का पार्टिकल है, इसको दिखाने में हमने बड़ा दिखाया लेकिन एक्चुअली में इतना बड़ा नहीं होता। और इसमें हम अगर थोड़ा सा अमाउंट ऑफ लायोफिलिक कोलॉइड ऐड कर दें, सपोज ये मॉलिक्यूल्स हैं लायोफिलिक कोलॉइड के, तो ये लायोफिलिक कोलॉइड के मॉलिक्यूल्स या कोलॉइडल पार्टिकल्स लायोफोबिक कोलॉइड के पार्टिकल्स के ऊपर एड्सॉर्ब हो जाते हैं और उसको प्रोटेक्ट करते हैं प्रेसिपिटेशन से या कोगुलेशन से। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्रोटेक्शन एंड द लायोफिलिक कोलॉइड यूज्ड टू प्रोटेक्ट लायोफोबिक कोलॉइड इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव कोलॉइड। आई होप इतना समझ में आया आपको? इतना समझ में आया? अरे जल्दी बोला करो बच्चे। Yes, ma'am. ठीक है, राइट। सो मैं फिर से बोलती हूँ, लायोफोबिक कोलॉइड जो होते हैं ये अनस्टेबल होते हैं, जल्दी डिस्टेबलाइज हो जाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उसमें लायोफोबिक कोलॉइड में हम थोड़ा सा लायोफिलिक कोलॉइड ऐड करते हैं। ठीक है, और ये लायोफिलिक कोलॉइड के जो पार्टिकल्स हैं ये माना जाता है कि लायोफोबिक पार्टिकल के ऊपर ये एड्सॉर्ब हो जाते हैं और जिससे कि ये लायोफोबिक कोलॉइड्स को नीचे मतलब बैठने, सेटल डाउन होने में या प्रेसिपिटेट होने में रिस्ट्रिक्ट करते हैं। राइट, और उसको प्रोटेक्ट करते हैं कोगुलेशन से या प्रेसिपिटेशन से इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। राइट, so that lyophilic colloid is called protective colloid and this process is called protection। ठीक है, और ये लायोफिलिक कोलॉइड्स कौन कौन से होते हैं which can act as protective colloids? For example glue, for example gum, for example soap solutions etc। ठीक है, they act as protective colloids। राइट, अब इसके बाद आता है एक टर्म जिसको हम कहते हैं गोल्ड नंबर। +2 में आप लोगों ने पक्का इसके रट्टे लगाए होंगे अच्छी तरह से, क्योंकि ये आती है डेफिनेशन, है ना, पेपर में गोल्ड नंबर जरूर आता है। राइट, नाउ ये गोल्ड नंबर जो है ये कॉइन किया था जिगमॉन्डी ने। ठीक है, ये बताने के लिए ये एक्चुअली एक टर्म है। राइट,
जो हमें ये बताती है कि कितना लायोफिलिक कोलॉइड हम ऐड करें किसी लायोफोबिक कोलॉइड में, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोलॉइडल कोगुलेशन से या प्रेसिपिटेशन से. That is called gold number, right? So it is defined as the minimum amount of protective colloid. Protective colloid कौन सा है? कौन बताएगा मुझे? What is protective colloid? बोलो जल्दी. Lyophilic colloid. मैम लायोफिलिक. Lyophilic colloid. ठीक है? So it is defined as the minimum amount of protective colloid in milligrams, which must be added to 10 ml red gold sol. To red gold sol क्या है? Lyophobic colloid. To protect the coagulation of it when solution of 1 ml of 10% sodium chloride solution is added to it. ठीक है, ये वो मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलॉइड है मिलीग्राम्स में, जिसको हम लायोफोबिक कोलॉइड यानी फॉर एग्जांपल 10 ml रेड गोल्ड सोल में ऐड करें, ताकि उसकी कोगुलेशन को वो प्रोटेक्ट कर सके, कोगुलेशन ना होने दे व्हेन 1 ml of 10% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज एडेड टू इट. ठीक है, तो चाहे आप उसमें 1 ml ऑफ 10% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन ऐड कर दो, ठीक है, तो उसकी प्रेसिपिटेशन या कोगुलेशन को नहीं होने देगा. दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ लायोफिलिक कोलॉइड यानी प्रोटेक्टिव कोलॉइड इज कॉल्ड, दैट नंबर इज कॉल्ड गोल्ड नंबर. That amount is called, that quantity is called in milligrams gold number. Is it clear? Is it clear? इतना पता लगा? So यस मैम. क्या है? मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलॉइड है जो हम ऐड करते हैं 10 ml रेड गोल्ड के सोल में, जो कि लायोफोबिक कोलॉइड है. ठीक है, ताकि उसकी कोगुलेशन को प्रोटेक्ट कर सके जब उसमें 1 ml 10% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन ऐड हो. इज इट ओके? और जितना किसी लायोफिलिक कोलॉइड का गोल्ड नंबर कम होगा, उसकी प्रोटेक्टिंग पावर उतनी ज्यादा होगी. ठीक है, सो गोल्ड नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रोटेक्टिंग पावर. उतना उसका प्रोटेक्टिव नेचर ज्यादा होगा, राइट? सो स्मॉलर द गोल्ड नंबर ऑफ अ प्रोटेक्टिव कोलॉइड, greater is its protective action. Greater is its protective action. So smaller the gold number, greater is the protective action. So ये मैंने डायग्राम आपको पहले ही बता दिया. लायोफोबिक पार्टिकल जो है वो माना जाता है बड़ा है, पर होता नहीं है, पर ये वैसे समझाने के लिए. और उसके आसपास जो लायोफिलिक कोलॉइड के पार्टिकल्स हैं या प्रोटेक्टिव कोलॉइड के पार्टिकल्स हैं, उसके ऊपर एब्जॉर्ब हो जाते हैं ताकि उसको कोगुलेशन से बचा सके. So subscribe my YouTube channel and like and share. Okay, right? ठीक है, अच्छा, ये हो गया गोल्ड नंबर. ठीक है, अब यहाँ पे आपकी बुक में एक टेबल दे रखा है जिसमें आपको इसकी वैल्यूज दे रखी हैं. जेलेटिन है, कैसीन है, हीमोग्लोबिन, एल्ब्यूमिन, गम, पोटैटो स्टार्च एक्सेट्रा, उसमें उसका गोल्ड नंबर भी दे रखा है और उसके रेसिप्रोकल्स भी दे रखे हैं. तो जितना उसका गोल्ड नंबर कम होगा, उसकी प्रोटेक्टिव एक्शन उतना ज्यादा होगा. फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करती हूँ. एक हम ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल जेलेटिन. इसका गोल्ड नंबर है 0.005 से लेके 0.01. और एक हमारे पास है एल्ब्यूमिन. एल्ब्यूमिन क्या होता है? 0.1 से लेके 0.2. व्हाट इज एल्ब्यूमिन बेटा? मेरे को नहीं पता, बताओगे? कोई बच्चा बताएगा क्या होता है एल्ब्यूमिन? मैम प्रोटीन होता है जो एग में होता है. हाँ, एग में जो येलो येलो पार्ट होता है ना, ठीक है, राइट, उसको योग कहते हैं वैसे. सो एग में जो प्रोटीन होता है उसको हम कहते हैं एल्ब्यूमिन. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है. ठीक है, अब ये दोनों इसका गोल्ड नंबर ये है और इसका गोल्ड नंबर ये है. बताओ मुझे कौन सा इन दोनों में से बढ़िया प्रोटेक्टिव कोलॉइड है? इन दोनों में से कौन सा अच्छा प्रोटेक्टिव कोलॉइड है? बताएगा कोई? मैम जेलेटिन. Gelatin. जेलेटिन, क्योंकि इसका गोल्ड नंबर कम है
राइट, और इसकी प्रोटेक्टिव एक्शन उतना ज्यादा होगा. सो स्मॉलर द गोल्ड नंबर, ग्रेटर विल बी द प्रोटेक्टिव एक्शन. आई होप इतना समझ में आया. इसके ऊपर ना एक बार न्यूमेरिकल भी आ गया था, तो वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ. ये है एग्जाम्पल नंबर, पेज नंबर 151 आपकी बुक का, और ये गोल्ड नंबर के बाद ही इसका है एग्जाम्पल. ये है द कोगुलेशन ऑफ 100 ml ऑफ अ कोलॉइडल सोल ऑफ गोल्ड इज completely prevented by addition of 0.25 gram of starch to it before adding 1 ml of 10% sodium chloride solution. Find out the gold number of starch. वो कहता है 100 ml ऑफ कोलॉइडल सोल्यूशन है, यानी 100 ml ऑफ हमारे पास गोल्ड सोल है जो कि लायोफोबिक सोल है, इज कंप्लीटली प्रिवेंटेड बाय एडिशन ऑफ, यानी कि उसमें हमने 0.25 ग्राम्स स्टार्च डाला जो कि लायोफिलिक कोलॉइड है. ठीक है, बिफोर एडिंग मतलब 10% सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन डालने से पहले, ताकि अगर आप उसको डालो तो वो उसकी प्रेसिपिटेशन ना होने दे. तो वो कहता है इसका गोल्ड नंबर निकालो, स्टार्च का गोल्ड नंबर निकालो. ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ये जो ग्राम्स में दिया हुआ है नेचुरली गोल्ड नंबर निकालने के लिए, क्योंकि गोल्ड नंबर जो है वो मिलीग्राम्स में होता है. ठीक है, तो ये जो वैल्यू है इसको नेचुरली आपको मिलीग्राम्स में लेनी पड़ेगी. तो 0.25 ग्राम्स एक्चुअली इट इज इक्वल टू 250 मिलीग्राम्स, है ना. 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं बताओ? 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं भाई? मैम 1000. हाँ, राइट. तो उसके साथ आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो आ गया आंसर आपका 250 है, 1000 होते हैं. हाँ, राइट, 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम्स होते हैं, राइट. सो अब जो स्टार्च का सोल्यूशन है नेचुरली उसमें आप 10 ml गोल्ड, 10 ml ये था, हाँ, आपने गोल्ड नंबर निकालना है 10 ml के पीछे. यहाँ पे गोल्ड सोल कितना दिया है? 100 ml. ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिखोगे, स्टार्च रिक्वायर्ड, सॉरी फॉर हैंड राइटिंग, टू बी एडेड टू 10 ml गोल्ड, यानी कि ये वाला इतने मिलीग्राम आपने ऐड किया 100 ml में, तो 10 ml में कितना होगा बताओ जरा. सिंपल सा मैथमेटिक्स है, 25 मिलीग्राम. क्यों भाई? ठीक है, 250 मिलीग्राम स्टार्च आपने ऐड किया 100 ml गोल्ड में, तो 10 ml में कितना होगा? 25. आ गया समझ में? यूनिटरी मेथड. Yes, ma'am. तो इसका गोल्ड नंबर है 25. ये भी आ गया था एक बार पेपर में, तो ये प्लीज आप न्यूमेरिकल जरूर कर लें. ठीक है, आगे चलूं? आगे चलूं? Yes, ma'am. चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इमल्शंस. नेक्स्ट टॉपिक है इमल्शन. अभी 10 मिनट है हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा और चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, तो मैं फटाफट से. सो नेक्स्ट टॉपिक है इमल्शन. कोई बताएगा व्हाट इज इमल्शन? क्योंकि ये हम पढ़ चुके हैं, हमें मालूम है इमल्शन क्या होता है. कौन? मैम जब डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम दोनों लिक्विड हों. हाँ, when dispersed phase and dispersion medium both are in liquid state, that colloidal sol is या solution is called emulsion. ठीक है, तो ये लिख लो कॉपी पे. when both dispersed phase and dispersion medium, when both are in liquid state, that colloidal sol is called इमल्शन. ठीक है, राइट. अब ये जो इमल्शन होते हैं बेटा, ये 2 टाइप के होते हैं. एक होता है ऑयल इन वाटर, दीज आर ऑफ 2. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. व्हाट आर इमल्शंस, व्हाट आर इट्स टाइप्स. ठीक है, एक्सप्लेन इमल्शंस. ठीक है, एंड एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ इमल्शंस. सो ये भी आता है पेपर में. सो ऑयल इन वाटर 2 टाइप के होते हैं इमल्शन, ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल. एक है ऑयल इन वाटर और दूसरा है वाटर इन ऑयल.
ऑयल इन वाटर का मतलब है कि डिस्पर्स्ड फेज ऑयल है, डिस्पर्शन मीडियम वाटर है। वाटर इन ऑयल का मतलब ये हो गया डिस्पर्स्ड फेज, ये हो गया डिस्पर्शन मीडियम। इसी तरह से वाटर इन ऑयल है तो वाटर है डिस्पर्स्ड फेज और ऑयल है डिस्पर्शन मीडियम। ठीक है, यानी कि वाटर, ऑयल इन वाटर में वाटर ज्यादा क्वांटिटी में है, डिस्पर्शन मीडियम है, और ऑयल जो है वो डिस्पर्स्ड फेज है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देगा कोई, बताएगा कि मैं ही बताऊं? किसी को पता है? मैम अगर पानी में तेल डालें तो फिर वो इमल्शन ऑयल इन वाटर हुआ। नो 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 नो, पानी में तेल डालोगे तो दैट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर, दैट इज सस्पेंशन, दैट इज नॉट कोलॉइडल सॉल्यूशन। नो, इसका एग्जाम्पल है बटर, नहीं बटर नहीं, सॉरी, बटर इसका एग्जाम्पल है, बटर इसका एग्जाम्पल है, वाटर इन ऑयल, वाटर इन ऑयल दैट इज बटर। ठीक है, एग्जाम्पल, राइट। ऑयल इन वाटर का एग्जाम्पल है, ऑयल इन वाटर फॉर एग्जाम्पल, हाँ, ऑयल इन वाटर फॉर एग्जाम्पल जैसे वैनिशिंग क्रीम। यू नो व्हाट इज वैनिशिंग क्रीम? वैनिशिंग क्रीम्स वो होती हैं जिनका बेस पानी होता है और उसमें थोड़ा ऑयल मिक्स होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी फेयर एंड लवली, इमामी क्रीम्स। पता है, सुने हैं कभी नाम ये? फेयर एंड लवली तो सुना होगा। यस मैम। जो ड्राई होती है, यानी कि जब हम लगाते हैं तो हमारे फेस पे ऑयली ऑयली नहीं होता, ऐसी जो क्रीम्स होती हैं उनको हम कहते हैं वैनिशिंग क्रीम्स। तो ऐसी क्रीम्स में ऑयल कम क्वांटिटी में होता है, वाटर बेस होता है। ठीक है, सो वैनिशिंग क्रीम इसका एग्जांपल है, राइट। और हाँ, मैम मिल्क। मिल्क, यस यस, मैम तो बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है मिल्क, यस, ऑयल इन वाटर, क्योंकि मिल्क में जो ऑयल के पार्टिकल्स हैं यानी कि फैट पार्टिकल्स हैं वो थोड़े होते हैं, पानी बेस ज्यादा है, डिस्पर्शन मीडियम इज वाटर, तो सॉल्युबल फैट उसमें होता है। बिल्कुल सही है, मिल्क। ठीक है, वाटर इन ऑयल का दूसरा एग्जांपल है जैसे फॉर एग्जांपल कोल्ड क्रीम्स। कोल्ड क्रीम्स, कोल्ड क्रीम्स में क्या होता है, जब आप उसको स्किन पे लगाते हो ऑयली ऑयली होती है, यानी कि उसमें ऑयल बेस है और वाटर कम है। ठीक है, राइट। सो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, और भी बहुत सारे ले सकते हो आप एग्जांपल्स। हाँ, एक होता है जैसे कॉड लिवर ऑयल। कॉड लिवर ऑयल सुना है? कॉड लिवर ऑयल, मच्छी का तेल, उसके कैप्सूल्स मिलते हैं ग्रीन ऑरेंज कलर के, राइट। सो कॉड लिवर ऑयल भी जो है दैट इज वाटर इन ऑयल। कॉड लिवर ऑयल, कॉड इज अ नेम ऑफ अ फिश। ठीक है, तो कॉड लिवर ऑयल, राइट। सो ये भी एग्जांपल इसमें आ सकता है, राइट। चीज, चीज वाटर इन ऑयल, राइट। सो ये एग्जांपल्स हैं सारे, इमल्शंस के एग्जांपल्स हैं टोटल, और उसको आप वाटर इन ऑयल एंड ऑयल इन वाटर में डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, अब है कि ये जो इमल्शंस होते हैं ये भी स्टेबल नहीं होते। ठीक है, तो इनको स्टेबल करने के लिए हम इसमें कोई सब्सटेंस ऐड करते हैं जिससे कि ये इमल्शन को काफी देर तक स्टेबलाइज करता है। दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड इमल्सिफाइंग एजेंट। इमल्सिफाइंग एजेंट या इमल्सिफायर, इमल्सिफाइंग एजेंट या इमल्सिफायर। सो ये भी एक नंबर का क्वेश्चन बनता है कि व्हाट डू यू मीन बाय इमल्सिफाइंग एजेंट या इमल्सिफायर। ठीक है, सो इमल्सिफाइंग एजेंट या इमल्सिफायर क्या होता है? द सब्सटेंस which is added to stabilize the emulsions are called emulsifiers or emulsifying agents. समझ में आ गया? इतना पता लग गया? Yes, ma'am. ठीक है, राइट। सो उनको स्टेबल करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल, हाँ, जैसे ये एक बच्चा बोल रहा था ऑयल इन वाटर,
तो अगर आप सिंपल ऑयल और वाटर को मिक्स करोगे और मिक्स करके शेक कर दिया, हमने घंटों शेक किया और शेक करने के बाद उसको रख दिया, तो पता क्या होगा? कोई बताएगा क्या होगा? बताओ। मैम ऑयल और वाटर अलग हो जाएगा। हाँ, ऑयल Yes, और ma'am. वाटर जो है थोड़ी देर में ही अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगी उसकी लेयर्स। लेकिन अगर हम उसमें थोड़ा सा 1% सोप सोल्यूशन या डिटर्जेंट सोल्यूशन मिला दें और फिर शेक करें और शेक करने के बाद उसको रखें, तो वो काफी दिन तक स्टेबल रहेगा। सो अब वो जो 1% सोप या डिटर्जेंट सोल्यूशन है, दैट इज नोन एज इमल्सिफाइंग एजेंट या इमल्सिफायर। तो उसको हम इमल्सिफाइंग एजेंट या इमल्सिफायर बोलते हैं। इज दैट ओके? सो ये जो इमल्सिफाइंग एजेंट या इमल्सिफायर्स हैं, ये जनरली सरफेक्टेंट्स होते हैं, दैट इज सरफेस एक्टिव एजेंट्स, फॉर एग्जांपल सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। आई होप इतना समझ में आ गया आपको। ठीक है, इसके बाद है कि इमल्शन ऑयल इन वाटर है या वाटर इन ऑयल है, ये आपको कैसे पता लगेगा? तो इसको टेस्ट करने का तरीका है डाई मेथड। ठीक है, यहाँ पे 2-3 मेथड्स दिए हुए हैं टू टेस्ट द टाइप ऑफ इमल्शन। पहला है माइक्रोस्कोपिक मेथड। ठीक है, माइक्रोस्कोप में आप देख सकते हो कि ऑयल इन वाटर है या वाटर इन ऑयल है। दूसरा है डाई मेथड। डाई मेथड सबसे अच्छा तरीका है। अगर आप कोई डाई लेते हो विच इज सॉल्युबल इन ऑयल, है ना, और आप इमल्शन में ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल में डालते हो, तो अगर डाई ऑयल सॉल्युबल है, राइट, और अगर आप उसको इमल्शन में डालते हो और वो डिसॉल्व हो जाती है, कलर देती है, तो दैट मीन्स द इमल्शन इज वाटर इन ऑयल। ठीक है, अगर आपका डाई वाटर सॉल्युबल है और आप उसको ऑयल इन वाटर वाले में इमल्शन में डालते हो और वो कलर देती है, तो दैट मीन्स इट इज ऑयल इन वाटर। ठीक है, सो दिस इज डाई मेथड। बाकी है इसकी प्रॉपर्टीज इमल्शंस की। इमल्शंस की प्रॉपर्टीज सारी वही हैं जो हमने कोलॉइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। इट इज हेट्रोजीनियस इन नेचर, विजिबिलिटी वगैरह वगैरह सब कुछ जो हमने पढ़ा है, फिल्ट्रेबिलिटी, वो सब कोलॉइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज के सेम है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, अब आप मैं होमवर्क दे रही हूँ। आपका होमवर्क है, सब बच्चों ने अपनी अपनी